हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। तो हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 7 क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को भी आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 7th क्वेश्चन को आज हमें देखना है। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करके हमें 11th क्वेश्चन तक आज हमें जाना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा की वैल्यू 7/8 है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी की 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है इसी में हमारा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो cot थीटा में गिवन है। अच्छा, तो आज हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को सिंपली इस क्वेश्चन में पता है कि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल हमें रेशो दे रखा है cot थीटा, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है। तो हमारे पास कभी भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सिंपल मेथड बताया था कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यानी समकोण त्रिभुज बनाइए और यहाँ पे 2 साइडें गिवन है। कौन कौन सी साइड है ये? तो ये बेस अपन परपेंडिकुलर है, यानी आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि ये tan का अपोजिट है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप हाइपोटेनस यानी कर्ण को निकाल लीजिए। उसके बाद आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बोलता है आप उसे फाइंड आउट करिए और वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। लेकिन आज थोड़ा सा हम चेंज करके देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसे लेट करूँ कि ये a है एंड ये b है, यानी माना मैं हमने इसे कि ये a है और ये b है, तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिन लोगों को पता नहीं, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम करेंगे ये बी तो ए और ये बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे थे। ये ए, तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से नोटेशन किया जाता है जब स्क्वायर हम करते हैं किसी भी चीज का। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, मैंने साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया और मैंने इस तरह से कर दिया साइन थीटा स्क्वायर, तो ये गलत नोटेशन होता है। इस तरीके से हम यूज नहीं करते। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से ये गलत हमारा क्या होता है? नोटेशन होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे इसी तरीके से है तो 1 का स्क्वायर फिर से 1 और कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जो आगे चैप्टर में यूज होने वाला था, हम यहाँ पे उसे यूज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को और शॉर्ट किया जा सकता है। आप अभी भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ से हमने क्वेश्चन को इतना शॉर्ट किया, उसके बाद वही आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, हाइपोटेनस को निकालिए, सारे आपको साइड मिल गए। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात, वो निकाल लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, और निकाल के वैल्यू को पुट कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला होता है जो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1, और ये कॉस इस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूले नहीं याद करने, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? 1 होता है। और आपसे जिसकी भी वैल्यू पूछता है, जैसे आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते थे? गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या करते, अब इसके आगे अगर हम करें तो बच्चे देखते हैं कि कॉस अपॉन साइन। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? हमारा कॉस अपॉन साइन जो है होता है वो हमारा कॉट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता।
आपने पिछले क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जैसे a की पावर m है और नीचे b की पावर m है, ठीक है। तो अगर दोनों की पावर सेम है तो हम क्या लिखते हैं, a अपॉन बी और पूरे की होल पावर m, इस तरीके से। तो पहले हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cos अपॉन साइन, दोनों की पावर सेम है और पूरे की पावर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले, अब cos अपॉन साइन हमने पढ़ रखा है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, cot थीटा, और cot थीटा लिख दिया हमने और इसका स्क्वायर। अब cot थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप cot थीटा की वैल्यू देखिए आपको गिवन है, cot थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/8। तो यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए 7/8 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 49/64 इसका आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट अब देखिए, सेकंड पार्ट भी तो सेम ही है, यानी सेकंड पार्ट का भी हमारा यहीं पे आंसर आ गया, बस इसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी हमारी, 49/64 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला को देखना होता है। कहीं पे भी अगर फॉर्मूला यूज हो जाता है, फॉर्मूला को यूज करिए जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट बन जाए। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा था तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, उसके बाद हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये नोटेशन जो जब स्क्वायर किया जाता है तो नोटेशन इस तरीके से नहीं लिखा जाता है साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। और मैंने ये बताया कि अगर सेम हो तो ये नहीं कि डायरेक्ट आप कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नहीं, आप पहले उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों पे पावर सेम है तो कॉस अपॉन साइन, फिर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे उसके बाद। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया तो ये गलत होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 cot इक्वल टू 4, तो यानी 3 cot इक्वल टू 4 दिया और हमसे पूछो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, ये इक्वल है इसके या नहीं है। हमें ये बताना है कि ये पार्ट इसके इक्वल है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो वही जो हमने इस क्वेश्चन में काम किया वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 cot इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन करूं और मैं cot a की वैल्यू पहले निकालू जो मुझे गिवन है, तो cot a अगर मैं फाइंड आउट करूं तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और ये 3 इसके नीचे जाएगी, नहीं 4/3, ठीक है। अब cot का अपोजिट tan हो जाएगा, तो tan तो मिल गया। कॉस और साइन के लिए वही आपको पता है कि हमें क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। और इसमें पर्टिकुलर एंगल बोल जाएगा, पर्टिकुलर एंगल क्या है, ए है। तो मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर वर्क करना हो तो आप लोग राइट एंगल को छोड़कर बाकी दो हमारे जो वर्टेक्स बचे यानी शीर्ष बचे उनमें से आप कहीं भी उसे ले सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए मैंने ए को यहाँ ले लिया, अब ए मैंने यहाँ लिया, बी और सी ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे 90 डिग्री कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, 90 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा ये काम करेगा और बेस हमारा क्या करेगा, ये काम करेगा। तो क्वेश्चन जो हमसे फाइंड इक्वल पूछ रहा है उसमें भी पर्टिकुलर एंगल है और जो गिवन है उसमें भी पर्टिकुलर, तो यानी सेम है। अब हम इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमने ये लिया और परपेंडिकुलर हमने ये लिया, क्योंकि पर्टिकुलर एंगल, जब पर्टिकुलर एंगल की बात हो, किसी विशेष एंगल की बात हो, तो उसकी अपोजिट साइड यानी विपरीत भुजा जो होती है वो लंब का कार्य करती है। अब मैं ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोगों को खुद करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को वो बता दिया। और वैसे भी हमें ध्यान रहना चाहिए, मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट लिखवाया था, तो यहाँ पे देखिए 3, 4, तो ट्रिपलेट से क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन आप जो है डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वो आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो हमें तीनों साइड मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 माइनस, ठीक है, tan है, tan है किसका अपोजिट होता है, tan है तो cot a का अपोजिट होता है। तो cot की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, नहीं 3/4, 3/4 पूरे का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी नीचे भी 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए कॉस है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस है हमारा, तो ये बेस और ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहता है तो 90 के सामने, तो ये 4/5, ठीक है, 4/5
5, मैंने इस तरीके से लिखा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है तो 3 और हाइपोटेनस क्या है हमारा 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी वर्ग। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, एलसीएम 16 आ जाएगा, इसके अपॉन में 16 है तो 16 बन जाए 16, ये ऊपर 16 पहुंच गया और माइनस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा एलसीएम वाले पार्ट में। ठीक है, देखिए ये एलसीएम आएगा इस तरीके से, 16 एलसीएम आ जाएगा, 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16, 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1। या बेसिक चीजें हैं, पहले हम एलसीएम वाले नंबर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 16 1 जा 16 1 और जो भी आता है क्वाड्रेंट जो हमारा आता है उससे हम भागफल जो आता है उससे हम ऊपर न्यूमरेटर में अंश में क्या कर देते हैं हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 9 जे कितना हो जाएगा हमारा 9 और इसमें नीचे इसी तरीके से करेंगे तो 16 और यहाँ पे 16 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25 और 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 16 माइनस 9 तो ये हमारा 7 और 16 प्लस 9 तो ये हमारा 25। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी 7 और यहाँ पे भी 25, इसका मतलब ये हमारा क्या है इक्वल है, तो हम बोलेंगे यस इट इज इक्वल, या हम कह देंगे कि ये इक्वल है, यहाँ पे हमने शो कर दिया। ठीक है गाइस, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में उस चीज को मुझसे पूछे जिससे मैं आपको उस तरीके को उस क्वेश्चन को सही से और एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है, 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या है। ट्रायंगल एक दे रखा है एबीसी और राइट एंगल कहाँ बोल जाएगा, अब इसने बोल जाएगी राइट एंगल कहाँ है बी पर, तो अब हम बी पे ही राइट एंगल लेंगे। जब कुछ नहीं कहते तो हम कुछ भी ले सकते हैं वहां पे पॉइंट, लेकिन अब बी पे बोला गया तो एक ट्रायंगल है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी, उसमें समकोण हमें कहाँ लेना है, बी पे लेना है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, इस तरीके से बना दिया हमने, और यहाँ पर हमने बी पर समकोण कह दिया यानी 90 डिग्री कह दिया। अब किस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर एंगल ए के लिए इसने यहाँ पे ये वैल्यू दे रखे थे। इस पर्टिकुलर एंगल को हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए बी एंड सी। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो दूसरा भी पर्टिकुलर एंगल है, लेकिन हम पहले काम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे जो हमें गिवन है यानी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो हमें गिवन है वैल्यू वो किस पर्टिकुलर एंगल के लिए, वो है ए के लिए। तो मैंने ए को इसलिए यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब का काम करेगा, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर वैल्यू निकालेंगे, ये चीजें आप पाइथागोरस थ्योरम सीख चुके हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 3 कितने हो गए 4, और 4 का फिर हम जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे मैं ये 2 सेंटीमीटर किससे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इस तो आप ध्यान रखेंगे। फिर से हम बता दे रहे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। तो AC की निकालेंगे तो वैल्यू, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए, पर्टिकुलर एंगल ए के लिए बात करते हैं, तो पर्टिकुलर एंगल ए के लिए पहले रख देते हैं। साइन ए के लिए लंब हमारा क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर ये तो 1 हमने रख दिया। हाइपोटेनस हमारा क्या काम करेगा, हाइपोटेनस हमारा 2 काम करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस सी। अब इस पर्टिकुलर एंगल के लिए सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये काम करेगा, नहीं लंब ये काम करेगा। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कवर कर रहे थे, बेस ये करेगा, और हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बेस हमारा ये हो जाए, परपेंडिकुलर तो ये था, बेस हमारा ये बचेगा, तो ये √3 और हाइपोटेनस हमारा 2 है, मल्टीप्लाई। उसके बाद इस पर्टिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो √3 यहाँ पे लिखेंगे, और क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा 2 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 × √3, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा है 4/4। ये हम ऐसे पहले कर देंगे 1 + 3, एलसीएम ले लिया 4, तो 1 + 3 कितना हो गया हमारा 4/4, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर कितना आया 1 आया। ठीक है गाइस, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसी तरीके से आप जो सेकंड पार्ट है इसका आप खुद करेंगे उसे, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे।
कुछ नहीं है, मैंने तीनों साइड को निकाल दिया यहाँ पे। आप बस पर्टिकुलर एंगल को देखिए। मैंने पहले वीडियो से अभी तक यही बात बोली है कि आप पर्टिकुलर एंगल को देख के पहले डिसाइड कर लीजिए कि परपेंडिकुलर आपका क्या है। जिस भी पर्टिकुलर एंगल की बात करते हो तो पहले आप परपेंडिकुलर को फिक्स कर लीजिए, क्योंकि हाइपोटेनस तो पहले से फिक्स होता है। आप परपेंडिकुलर पता लगा लेंगे तो सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन को करते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है क्यू। तो राइट एंगल है और वो कहाँ पर है समकोण, वो क्यू पर है। तो हमने क्यू पर समकोण ले लिया। तो चलिए इसी डायग्राम में मैं यहाँ पे क्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्यू और ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। तो पी क्यू और हमने इसे क्या कह दिया, आर कह दिया। ठीक है, और हमें ये दिया हुआ पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमें पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये पी क्यू कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पी क्यू जो है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो हमसे कह रहा है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू निकालिए। तो मैंने इस तरीके का एग्जांपल भी आप लोगों को करवाया था, देखिए उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले तीनों साइड हमें पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो उसको यूज करिए। 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। अगर पी आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 25 और क्यू आर दूसरी तरफ जाएगा तो 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे मैंने पी आर की वैल्यू करूंगा 25 माइनस क्यू आर। देखिए यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लीजिए, दिया हुआ है ना हमें गिवन। पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 25 और क्यू आर दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा। और इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने इसे आर क्यू की जगह, यहाँ पे चलिए आर क्यू लिख दीजिए, कोई बात नहीं, आर क्यू या क्यू आर एक ही है। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 आर क्यू, तो आर क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, तो 225 50 और आर क्यू, तो 50 आर क्यू। ठीक है, इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर से आर क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू, सॉरी हमें पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, पी क्यू की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे, आप यहाँ पे रख दीजिए पहले। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। अब जरा देखिए 625, ये 25 इधर आया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और इसको मैंने इधर ले गए तो ये प्लस में चेंज हो गया, 50 आर क्यू। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 600 इक्वल टू 50 आर क्यू। 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो आर क्यू 12। अब आर क्यू की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। अगर आर क्यू की वैल्यू को 12 रखेंगे और 12 को 25 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। नहीं, पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13 आ गई। तो यहाँ से पी आर जो आया हमारा वो आएगा 13। अब हमें देखिए तीनों साइडें मिल गई। पी आर हमें कितना मिल गया, पी आर हमें 13 मिल गया, और ये ट्रिपलेट था, और ये हमारा 12 मिल गया। ठीक है गाइस, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो आपको तीनों साइड मैंने निकाल के दिखा दिए। एक साइड हमें गिवन था, 2 साइड जो थे रेस्ट, उसे मैंने निकाल के दिखा दिया। अब आप ये सारे निकाल सकते हैं। एक ही पर्टिकुलर एंगल की बात की गई, किसकी बात की गई है, साइन पी की। तो इस पर्टिकुलर एंगल पी के लिए आप ये निकाल सकते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी, सारे वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, इसे आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, साइन का अगर हम देखें तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस पर्टिकुलर एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये वर्क करेगा, यानी लंब का काम ये करेगा, तो 12, और हाइपोटेनस हमारा क्या है 13, तो 12 अपॉन 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप ट्रू फॉल्स को देखिए। चलिए ट्रू फॉल्स में अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या टेन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, कम होती है, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा कम होती है। देखिए आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैंने ये ट्रिपलेट को ही ले लीजिए। चलिए ये मैंने ट्रायंगल लिया, ये ए बी सी कह दिया मैंने राइट एंगल भी, पर्टिकुलर एंगल सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, 3 4 और ये 5 होता है। मैं 4 यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। अब मैं अगर 3/4 लेता हूँ, 10 ए, मान लीजिए 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, तो सॉरी 10 सी इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो 3 और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा 4। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये 1 से कम हो गया, लेकिन मैं इसे चेंज भी तो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर 4 कर दूं और यहाँ पे मैं 3 कर दूं और अब मैं वैल्यू निकालू 10 सी, तो यहाँ देखिए 4/3 हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया 4, और पहले अब मैंने ये 4 लिया है तो 4/3, अब देखिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी 10 की वैल्यू क्या 0 से हमेशा कम होती है, नहीं, हमेशा कम नहीं होती, होती है लेकिन हमेशा कम नहीं होती। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है गाइस, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन है इसका 11th का सेकंड है, sec इक्वल टू 12/5, 12/5 दिया हुआ है। तो और फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए sec कितना दिया हुआ है, यानी एंगल ए कोई है, उस एंगल के लिए अगर हम sec निकाले तो 12/5 देते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? अब sec का फॉर्मूला क्या होता है? cos का अपोजिट होता है, cos होता है आधार बटे कन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी यहाँ पे sec क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखिए हाइपोटेनस हमारा दे दिया 12 और बेस दे दिया 5 दे दिया, तो मैं परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकता हूँ। अब देखिए ये भी सही है, हाइपोटेनस हमारा ग्रेटर होता है ना। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर को मैंने लिया 6 ले लिया, ठीक है गाइस, कितना ले लिया? 6 नहीं, यहाँ पे मैंने ले लिया, चलिए 8 ले लिया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल भी ठीक है हमारा, क्यों? ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री आता है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से क्या आना चाहिए? ग्रेटर आना चाहिए, किसी भी 2 साइड का। अगर मैं देखूं कि मेरा ट्रायंगल मैंने सही लिया भी है कि नहीं लिया, तो आप चेक कर सकते हैं। 12 और 5 17 ये आया। अब इन दोनों मैंने साइडों को जोड़ा, ये रेस्ट जो हमारा बच गया 8 से क्या है? ग्रेटर है। मैं 5 और 8 को जोड़ू तो ये कितना आया? 13 आया। 13 किससे ग्रेटर है? इस 12 से ग्रेटर है। और अगर मैं 8 और 12 को जोड़ू, 12 और 8 कितने हो गए? 20, तो ये 20 किससे ग्रेटर? देखिए 5 से ग्रेटर है ना ग्रेटर। तो ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लग गई, यानी ये ट्रायंगल है। तो अब आप देखिए तो क्या ये वैल्यू ठीक नहीं है? ये ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पे 12 हो सकता है, बेस यहाँ पे क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हमने इसको सेटिस्फाई करवा दी कि हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यानी किसी एंगल ए के लिए अगर sec की वैल्यू 12/5 है तो वो हमारी सही हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या था? ये हमारा था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं है, बस हमें थर्ड क्वेश्चन में देखिए कॉस इज द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कॉसेकेंट का? नहीं, कॉसेकेंट का जो होता है शॉर्ट। अब कॉस है किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? कॉस जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म किसका होता है? कोसाइन का होता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वो कॉसेकेंट दिया हुआ है। कॉसेकेंट जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? उसका शॉर्ट फॉर्म तो हमारा कॉसेक होता है ना। क्या होता है वो? हमारा कॉसेक। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में शायद मैंने आपको समझाया था। अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड। ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होते, आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो कॉटेंजेंट ऑफ ए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉटेंजेंट ऑफ ए कहलाएगा, ना कि प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3। तो क्या ये सही हो सकता है? आप सभी को पता है, आप तो करते आ रहे हैं इन क्वेश्चनों को। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस छोटा होता है परपेंडिकुलर से? नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो आप इसमें लिख देंगे यहाँ पर जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर विच इज नॉट पॉसिबल। यानी जो यहाँ पे कर्ण है वो लंब से छोटा है, जो कि संभव नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आगे आपको जाके क्या करेंगे? मदद करेंगे। और अभी तक जितने हमने इस चैप्टर में 8.1 में क्वेश्चन किए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कि किस पर्टिकुलर एंगल के लिए हमें वर्क करना है। तो ये सबसे ज्यादा बच्चे लंब, कर्ण, इन चीजों को लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आप बस परपेंडिकुलर पे फोकस करिए। क्यों? हाइपोटेनस तो 90 के सामने हमें दिख जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर किसे लेना है? वो आपको एंगल के अकॉर्डिंग करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर करिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।